और सामीन सबको सलाम आदाब। जाहिर सी बात है कि यौम माहौलियात के मौके पर मैं सबसे पहले आप सब लोगों को मुबारकबाद दूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा मुबारकबाद मैं विजडम एकेडमी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको दूंगा कि एक बहुत ज़रूरी मौजू पर हम लोगों को यहाँ मदऊ किया और कई एक यहाँ बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं। अभी सरफराज साहब को और सर को आपने सुना भी कि काफ़ी ज़रूरी बातें आपने की हैं। मेरी लाइन तो पॉलिटिक्स है, मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं, लेकिन फिर भी जो थोड़ी मोड़ी जानकारी है वो आपके सामने रखने की जरूर कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो एक बात ये मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि दुनिया जब बनी तो जो कुछ भी बनना था वो उसी वक्त बन गया था। अब रहती दुनिया तक कुछ नया बनने वाला नहीं है। और जो कुछ एक बार बन गया कोई चीज न पैदा होने वाली है और न कोई खत्म होने वाली है। ये दो चीजें बड़ी अहम है, इसको जानना चाहिए कि जब तो उसी वक्त क़यामत तक के लिए सब कुछ बन गया और कोई चीज न फना होती है, न कोई चीज का वजूद मिटता है और न कोई नई चीज अब रहती दुनिया तक बनने वाली है। सब कुछ बन चुका है। उसकी नवैयत चेंज होती रहेगी अलग अलग, और उस नवैयत में अलग अलग चीजें सामने आती रहेंगी, अलग अलग चेंजेस आते रहेंगे। अभी हम माहौलियात की जब बात कर रहे हैं तो दो तरह के कचरे होते हैं। एक कचरा जो कुदरत के जरिए बनने वाली चीजों से पैदा होता है, जो डिस्पोज होता है, और जो हम बनाते हैं या इंसानों के जरिए जो पैदा कचरा होता है वो डिस्पोजेबल नहीं होता। जैसे प्लास्टिक अल्लाह मियां ने नहीं बनाई, प्लास्टिक हमने बनाई। नेचर ने क्या बनाया? पेड़ बनाया, पेड़ से पौधे गिरते हैं वो कचरा है, पौधों से फिर पत्तियां गिरती हैं वो कचरा है। नेचर ने जानवर बनाए, जानवर मरता है या जानवर का गोश्त खाते हैं तो कचरा निकलता है, वो कचरा सब जाया होता है। तरीके से ये समझा जा सकता है कि जो कुदरत कचरा पैदा करती है या जो कुदरत के जरिए जो चीजें पैदा की जाती हैं वो डिस्पोज हो जाती है, लेकिन जो हम पैदा करते हैं वो डिस्पोज नहीं होता। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि हम इससे बचें कैसे, और इन्हीं चीजों से पानी का ताल्लुक है, इन्हीं चीजों से ऑक्सीजन का ताल्लुक है। भाई जब दुनिया तो लाखों साल पहले बनी, जमीन, इंसान हजारों साल पहले आए, तो इसका मतलब कि इंसान नहीं थे तो भी ये जमीन थी, पेड़ पौधे दूसरे और बनातात नबातात सब थे। तो पानी का मसले के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पानी जो हमारी जितनी सरजमीन है उस सरजमीन पर लगभग 87% के आसपास पानी है और 13% के आसपास जगह जमीन है। 87% हिस्से पर पानी है और 13% हिस्से पर जमीन है, और उस 87% पानी में सिर्फ 2% पानी पीने लायक है, सिर्फ 2%। और उस 2% पानी में से लगभग 1% पानी बारिश के जरिए आता है जो जमीन में जज्ब होता है, फिर वो फिल्टर का एक निजाम जमीन के अंदर बना हुआ है और उस निजाम के तहत वो फिल्टर पानी भी रहता है और महफूज भी रहता है, पानी खराब भी नहीं होता। वो कुदरत का निजाम है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमको बहुत सारी मशीनें लगा के एक लिमिटेड मुद्दत के लिए हम महफूज करते हैं, मगर सैकड़ों साल तक पानी के जमीन के नीचे ऐसा निजाम कुदरत ने बना रखा है जो सैकड़ों साल तक पानी खराब नहीं होता। वो पानी हम जमीन के अंदर से निकालते हैं और उसको पीते हैं। दूसरा जो बर्फबारी होती है, बर्फबारी के जरिए ग्लेशियर बनते हैं और ग्लेशियर जब पिघलता है तो वो नदियों में आता है। नदियों के पानी से हम सिंचाई करते हैं, क्या नदियों का पानी जहां साफ सुथरा है वहां पीने के भी काम आता है। तो कुदरत ने एक साइकिल बना रखा है और वो किसके लिए बनाया है? वो हमारे लिए बनाया है, जो जिंदा लोग हैं उनके लिए बनाया है। जिंदा लोगों में पेड़ पौधे भी मान लो आप, जानवर भी मान लो, इंसान भी मान लो। हम लोगों को क्या करना है, जैसे एक पेड़ अगर आप लगाते हैं तो एक पेड़ कितना ऑक्सीजन देता है ये जानने की जरूरत है। और हम लोग जैसे अलग अलग मज़ाहिब में इन दो बातों पे बहुत फोकस किया गया है, पानी और फिजा के मामले में। फिजा का मतलब यानी पेड़। इस्लाम में तो यहां तक कहा गया कि जैसे नमाज के लिए वजू फर्ज है, यानी वजू जरूरी है नमाज पढ़ने के लिए, वजू नमाज फर्ज है फिर नमाज के लिए वजू जरूरी है। मगर पानी की अहमियत को इससे ज्यादा बेहतर तरीके से सर नहीं कोई समझा सकता कि इस्लाम ने कहा कि अगर वजू बना रहे हो समंदर के पानी से, समंदर के किनारे बैठकर अगर समंदर के पानी से आप वजू बना रहे हो और आवश्यकता से अधिक पानी का प्रयोग किया तो उसका हिसाब देना पड़ेगा।
आप समझो इस बात को कि इसमें क्या मैसेज है कि अगर आप समंदर के किनारे बैठकर वजू बना रहे हो समंदर के पानी से, और आवश्यकता से ज्यादा पानी अगर आपने वजू में इस्तेमाल किया तो आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। बहते हुए पानी में टॉयलेट के लिए इस्लाम ने मना किया है, पेड़ों की जड़ों में पेशाब करने के लिए मना किया है। तो ये एक फिलॉसफी जो है जिसको आज साइंस रिसर्च करके और बहुत सारी बातें जो पुराने हजारों साल पहले अलग अलग धर्मों के लोगों ने कही, उसको आज साइंस तकनीक के जरिए और दलाइल के जरिए साबित करती है। तो वो ये चीजें, तो इन चीजों की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे मैं सब लोगों से कहता हूं, भाई आप जितने पहिए की गाड़ी खरीदो कम से कम लगा दिया करो। जैसे अगर स्कूटी खरीदते हो 2 पहिए की तो भैया 2 पेड़ लगा दो। अगर 4 पहिया खरीद रहे हो तो 4 पेड़ लगा दो। अगर आप ट्रक खरीद रहे हो तो 8 पेड़ लगा दो। तो अगर इतना हम सोच लें, हर कोई अगर अपनी जिंदगी में, आप बताओ ना सारे काम आप करते हो, अगर आप सोच लो कि हमको हर साल 1 पौधा लगाना है, इसमें क्या कोई दिक्कत लगती है? बताओ, साल में 1 बार 1 पौधा, और वो पौधा भी कहीं भी, किसी के घर, किसी जगह। लेकिन ये नहीं होता क्योंकि हम गाफिल हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर हम यहां से ये सोच कर उठे कि हम लोग साल में 1 पौधा जरूर लगाएंगे, आप वो मौका कोई भी चुन लो, ईद का मौका चुन लो, बकरीद का मौका चुन लो, छुट्टियों का मौका चुन लो, चाहे आज 5 तारीख का दिन चुन लो, कोई भी एक दिन चुन लो, लेकिन हर कोई अगर 1 पौधा लगाता है तो मेरे ख्याल से उसके लिए काफी भलाई हो सकती है। एक आदमी को जितनी ऑक्सीजन की रोजाना जरूरत, ठीक से आंकड़ा याद नहीं लेकिन मैंने इसे कैलकुलेट किया था शायद, कि एक आदमी को एक दिन में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जब किसी हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं तो जो ऑक्सीजन आपको दी जाती है उसका पर घंटे चार्ज होता है। तो उस हिसाब से मैंने जोड़ा था तो 5,000 कुछ रुपया पर डे ऑक्सीजन का चार्ज आ रहा था, या 28,000। इन दोनों में कोई एक अमाउंट था, मुझे ठीक से याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन 5,000 से तो कम नहीं था। यानी 5,000 रुपए की ऑक्सीजन मिनिमम हम मान लें तो रोजाना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और दे क्या हो रहे हैं, इसकी वैल्यू इसलिए नहीं, अगर ऑक्सीजन आपको ना मिले तो वो 5,000 की नहीं, ऑक्सीजन लेने के लिए तो हम जिंदगी की अपनी पूरी पूंजी ही लगा देंगे, उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। ऑक्सीजन बिना तो 5 मिनट जिंदा नहीं रहेंगे, पानी बिना 24 घंटा 48 घंटा जिंदा रह सकते हैं। तो ये दोनों चीजें जो बेहद जरूरी है, और इन दोनों चीजों का जो नुकसान हो रहा है वो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज नुकसान पहुंचा रही है तो प्लास्टिक पहुंचा रही है। अब प्लास्टिक से कैसे निपटे, अभी सरफराज साहब ने कहा कि आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन जब तक कि अवामी बेदारी नहीं पैदा होगी, लोगों में खुद ये सोच पैदा नहीं होगी कि हम जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, ऐसी चीजों का हम इस्तेमाल कम करें जिनसे जाके नालियां जाम हो जा रही हैं। वाटर हार्वेस्टिंग मास्टर प्लान में अनिवार्य है नियम के मुताबिक, मगर वो कोई हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना जरूरी है, और वो नक्शे में सम्मिलित होता है, और उसके बाद ही मास्टर प्लान से मकान बनाने की परमिशन मिलती है। मगर मास्टर प्लान के पास इतना टाइम नहीं कि वो लोगों को चेक करे कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया कि नहीं। मैंने पिछले साल से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने की शुरुआत की है, और हम लोग जो बना रहे हैं तो सिस्टम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, पूरी तकनीक के हिसाब से बना रहे हैं, तो 4 लाख रुपए का लगभग खर्च आ रहा है। पिछले साल हम लोगों ने 32 जगहों पे बनाया था, इस बार 24 जगहों का टेंडर हुआ है, और वो कहीं कोई शर्त नहीं, आप अपने स्कूल में बताइए कहीं भी ऐसी जगह जहां बारिश का साफ पानी एक जगह इकट्ठा होकर आ सकता हो। मस्जिदों से जो वजू का पानी आता है उसको हम लोग सोच रहे हैं कि मस्जिदों के पास वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना दें, ताकि वजू का पानी तो साफ होता है, वो पानी अगर जाएगा अंदर तो कम होगा। पानी की सतह बेशक दूसरे शहरों के मुकाबले में हमारे वहां बेहतर है, लेकिन इसमें कोई हमारी भूमिका नहीं है, ना आपकी कोई भूमिका है। ये कुदरत का एक निजाम है जिसके तहत पानी की सतह बेहतर है। मगर यहाँ भी पिछले 10 सालों में 16 फीट पानी नीचे गया, और अगर यही रफ्तार रही तो आप लोग जब हमारी उम्र के हो गए तो यहाँ कम से कम सतह आप जो है 150 से 200 फीट जानी शुरू हो जाएगी। तो सतह आप को मेंटेन रखने के लिए ये जरूरी है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनावें, जैसे हर कोई अपने घर में बना सकता है कि कम से कम आपकी जो छत का पानी है वो किसी पाइप के जरिए नीचे आता होगा जरूर, लेकिन वो नाली में चला जाता है, नाली के जरिए नालों में चला जाता है, नालों से वो पानी नदी में जाता है, नदी से वो पानी समंदर में चला जाता है। यानी तो पानी जाना चाहिए वो पानी नहीं जा पाता। हर जगह पक्की चीजें हो रही हैं, सड़कें पक्की बन रही हैं, मकान पक्के बन रहे हैं,
घरों के अंदर जो इलाका होता था खाली, जहां कुछ पानी बारिश का पानी या किसी भी तरह का पानी जज्बों के नीचे जाता था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और तो अब इसके लिए जरूरी यही है कि जो बारिश का पानी है वो प्योर वाटर है, तो उसको कैसे हम महफूज करें, उसके कुछ हिस्से को हम कैसे महफूज करें, उसको मेरे ख्याल से अगर सोचने के लिए यहां से हम उठ के जाते हैं कि हम इस पर सोचेंगे, तो भी मैं समझता हूं कि आज की ये जो गोष्ठी है ये सफल है। अगर हम यहां से उठ के जाते हैं, सिर्फ ये सोच के जाते हैं, लगभग 5000 पौधे हम लोगों को लगाने हैं इस साल, तैयारी चल रही है, तो इसमें आप लोगों की भी मदद चाहिए। आप खाली जगह कम से कम हमको बताइए जहां पौधे सुरक्षित रहे। जाली लगाते हैं तो जाली उखाड़ ले जाते हैं, जब जाली इंसान उखाड़ता है, जो पौधे बचते हैं उसे जानवर उखाड़ ले जाता है। मैं लगा रहा हूं, मैंने मुजफ्फरनगर और कहां से, यहां बड़े पौधे मिलते नहीं है, तो मैं मुजफ्फरनगर और न जाने कहां से 7 फुट के पौधे मंगाता था पिछले रिजीम में, ताकि वो पौधे टिके। इस बार सरकार ने शर्त लगा दी कि पौधे जो आपको खरीदने हैं वो अपनी नर्सरी से खरीदने हैं, यानी वन विभाग से खरीदने हैं। वन विभाग में तो वो समझिए कि कोई पौधा ऐसा ही नहीं है, वो खुद मुर्दा दिख रहा है, तो हमारे लगाने के बाद कहां जिंदा हो जाएगा। तो जो सरकारी निजाम है वो प्रैक्टिकल नहीं है। सरकार बड़े बड़े आंकड़े पेश करती है कि हमने इतने करोड़ पौधे लगाने हैं, कागज में वो आंकड़ा पूरा हो जाता है, लेकिन उसको दोबारा 1 साल 2 साल के बाद जांच करने की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, या कोई पॉलिसी या कोई तरीका नहीं है कि रिजल्ट क्या है। आप बहुत से कब्रिस्तानों में जाएंगे आज भी, तो मेरे लगाए हुए पौधे जो बहुत बड़े बड़े तनावर दरख्त हो गए, बंधे पे जितना भी आप दरख्त देखेंगे यहां से लेके सेल्फी पॉइंट तक, सब मेरे हाथों का लगा हुआ दरख्त है जो आज बिल्कुल तनावर। बहुत सारे स्कूलों में जो बाउंड्री थी, कब्रिस्तानों में, तो जहां तक मुमकिन हो सका मैंने इस फील्ड में काम करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अभी पूरे तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। उसकी वजह यह पड़ रही है कि आपकी जो सहभागिता होनी चाहिए, आपका जो उत्साह होना चाहिए, आपको जो एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए, आम आदमी को जो कुछ इसमें आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, वो ताउन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब वो बेदारी और वो जुनून लोगों में कैसे हम पैदा करें कि वो उस मिशन का हिस्सा बन जाए, ये जरूरी तो है। इनको क्या जरूरत थी आज इस प्रोग्राम करने की, लेकिन कहीं ना कहीं एक जुनून है और सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास है कि उसी एहसास के तहत इन्होंने आज इतने लोगों को बुलाया है और बात रखने का मौका दिया, बात सुनने का मौका दिया। तो यही एहसास जब लोगों में पैदा होगा तो बेदारी आएगी। आप समझ लो कि जिंदगी में जितने भी मसाइल पे हम काम कर रहे हैं, आज हर कोई कहता है कि तालीम बेहद जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूं कि जरूरी है माहौलियात पे काम करना, और माहौलियात में अगर आपने काम नहीं किया तो अपनी आने वाली नस्लों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो इसमें हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि इस पे कैसे काम किया जाए। इसमें मैं यकीन दिलाता हूं आप सब लोगों को, बच्चे हों चाहे बड़े हों, कि इसमें मेरे लायक जो भी काम हो आप मुझे बताइए। कोई भी प्रोग्राम लेके आइए, आप किसी भी तरह की योजना लेके आइए, ना पैसे की कमी होगी ना वसाइल की कमी होगी, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन आगे बढ़िए, अपनी जिम्मेदारी उठाइए। पौधों की जरूरत हो तो पौधे हम मंगा के देंगे आपको, उसके नेट की जरूरत हो वो नेट मंगा के देंगे आपको जगह आप बताइए कि किन की जगहों पे पौधे लगाने की जरूरत है। पानी के साथ, जैसे पानी हम लोगों ने 24 घंटा लोग यहाँ पानी तलाश करते हैं। मैं भी बंबई और भिवंडी से आया हूं, तो उन्होंने बताया कि 1 घंटा सुबह को पानी आता है भिवंडी में और 1 घंटा शाम को पानी आता है। और यहाँ हम लोग 8 से 10 घंटे पानी देते हैं तो भी शिकायत लोग करते हैं कि पानी बहुत कम आ रहा है। इनको 24 घंटे में जब चाहिए, तो जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा आपके इस्तेमाल सहूलत होगी तो वो उसमें असराफे भेजा होगा, फजूल खर्ची होगी। तो ज्यादा सहूलत भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। पहले लोग कुएं से पानी निकालते थे और दूर कुआं होता था, तो दूर से पानी को निकालते थे, फिर ढो के उसको कंधे पर लाद के ले आते थे, घर तक तो पानी पीते थे। तो इतनी मुश्किल से जब पानी आता था तो पानी कम खर्च होता था। फिर उसके बाद हैंडपंप आ गया, तो हैंडपंप सबके घरों में छोटा वाला नहीं लगा, तो दूसरों के घरों से लोग भर के ले आते थे। फिर इंडिया मार्ग आया जो मोहल्ले मोहल्ले लगने लगा, तो वो और ज्यादा पानी देता था, लोग और सहूलत पैदा हुई। फिर ये टोटी लग गई, वाटर सप्लाई शुरू हो गया, फिर घर घर समरसेबल लगना शुरू हो गया। मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो नालियां जो है वो स्लोप नालियां होती थी, बहुत छोटी छोटी नालियां होती थी, और उन नालियों में पानी की कमी की वजह से धूल और गर्द जमी रहती थी। तो नगर पालिका के लोग आते थे तो उसमें पानी वो आता था, मिट्टी की पहले आती थी गगरी,
तो गगरी में सुराख रहता था एक, तो उस सुराख से पानी गिरा के तो उस हिस्से को तर करते थे ताकि उसमें जो कचरा है वो साफ हो जाए। और आज हालत यह है कि पानी की ज्यादती की वजह से और प्लास्टिक की मदद की वजह से जगह जगह नालियां और नाले जाम होता है, तो इतना पानी गिरता है। तो पानी के खर्च को हमने बहुत बढ़ा दिया। जैसे मैं बताऊं कि मैं कभी शावर से नहीं नहाता। शावर से इसलिए नहीं नहाता कि मुझे लगा कि शावर में ज्यादा पानी खर्च होता है, तो मैं बाल्टी से पानी से नहाता हूं और एक बाल्टी मेरी फिक्स है नहाने में। कुछ लोगों को अजीब लगेगा, मेरा एक बाल्टी फिक्स है पानी नहाने में, और वो भी पूरी बाल्टी खर्च नहीं होती, उसमें 2-4 डब्बू पानी नीचे नेचुरली तो उसका इस्तेमाल मैं 2 करता हूं। या के वो मैं फ्लश में डाल के आऊं ताकि फ्लश न चलाना पड़े मुझे, वो पानी उसमें डालता हूं, या अक्सर ऐसा होता है कि वो पानी बाल्टी में छोड़ देता हूं, दूसरे दिन काम आता है मुझे। वो दूसरे दिन इसलिए रखता हूं, गर्मी के दिनों में पानी गर्म आता है और वो जो 20% बाल्टी में पानी बचा हुआ रहता है वो ठंडा हुआ रहता है। तो 80% पानी जब गर्म और ठंडा मिलता है तो नॉर्मल पानी हो जाता है, तो नहाने में आसानी हो जाती है। इसमें ये नहीं करता हूं। आप कभी सोचिए कि ब्रश आप करते हैं, ब्रश या दतवन जो होती है ब्रश करते हैं आप, तो टोटी से आप खोल के आप ब्रश करेंगे। कभी आप अपने बेसिन के नीचे एक बाल्टी रखिए आप और ब्रश करिए, और पूरा ब्रश करके मुंह हाथ धुल के जब आप फारिग हो जाएं तो आप देखिए कि आपकी बाल्टी में कितना पानी इकट्ठा हुआ है। आप सही मानिए कि आधी बाल्टी से ज्यादा पानी इकट्ठा रहेगा। मैंने करके देखा, आधी बाल्टी से ज्यादा पानी आपके ब्रश करने में, अगर टोटी से आप ब्रश कर रहे हैं तो आधा पानी कर रहे हैं आप। मैं ब्रश कभी डायरेक्ट टोटी से नहीं करता, मैं एक डब्बू में पानी भरता हूं और डब्बू से ही मैं ब्रश करता हूं और उसी पानी से काम चलाता हूं। मैं बात इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं अपनी पढ़ाई ध्यान कर रहा हूं, मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि जो मैं सोच रहा हूं वो आप भी सोचो। अच्छा, जिन चीजों में कोई दुश्वारी नहीं है, जिन चीजों में कोई मुश्किल नहीं है, तो जो मुसलमान है वो ये सोच लेंगे यार पानी बचाने में बड़े सवाब का काम है, तो कुछ सवाब है हासिल का। जो गैर मुस्लिम है उनके धर्म में भी कहा गया है कि पानी बचाइए, आप बड़े पुण्य का काम है। तो जितना कर सकते हो उतना तो कर लो, और ये जितना कर सकते हो उतना कर लो सिर्फ पानी के लिए नहीं है, ये पूरे कायनात और पूरे निजाम के लिए। किसी भी फील्ड में आप हो कि जितना मदद कर सकते हो उतनी कर लो। आप सोचो कि आपकी वजह से कोई मुस्कुरा दे, कोई आपकी वजह से खुश हो जाए, किसी का दर्द आपकी वजह से दूर हो जाए, तो आप ये सोचो कि मैं कितना कर सकता हूं, बस यही सोचना है। और जब कि मेरी जिम्मेदारियां मेरी हैं, पड़ोसी की क्या जिम्मेदारियां वो पड़ोसी जाने, तो आप अच्छे कामों की तरफ खुद राग़िब होगे और बढ़ जाओगे। और ना अच्छा है, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा नगर पालिका जाने, हवा अल्लाह मियां दे ही रहे हैं, धूप अल्लाह मियां दे ही रहे हैं, तो परेशानी क्या, मेरी जिंदगी तो कट ही रही है। तो इंसान और जानवर में फिर क्या फर्क रह जाएगा? जानवर तो पेट भरता है, अपना पेट उसका भर जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन इंसानों में फर्क यही है कि इंसानों के अंदर दूसरों के दर्द को समझने की जो सलाहियत और जो जिम्मेदारियां कुदरत ने दी है वो जानवरों को नहीं दी है। तो कुदरत ने जो सलाहियतें आपको दी हैं या हमको दी हैं, उन सलाहियतों का पॉजिटिव उपयोग होना चाहिए, और कुदरत के जो वसाइल हैं उन वसाइल को कैसे सुरक्षित रखा जाए इस बात का चिंतन और मंथन करना चाहिए। और आज हम इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जो कुदरत ने हमें वसाइल दिए हैं उनको हम कैसे सुरक्षित रहें, ताकि हमारी जिंदगी में भी कोई आने वाले दिनों में दुश्वारी ना हो, और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनके सामने भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो फिर तमाम एक्सपर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि यहाँ से हम लोग जरूर कुछ ना कुछ प्रण लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ अज़्म करके जाएंगे, कुछ ना कुछ इरादा करके जाएंगे कि हम आज से अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। थैंक यू वेरी मच।